हेलो लर्नर्स। आई एम श्वेता त्रिपाठी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्ले ऑफ पॉवर्टी, कास्ट एंड जेंडर। ये टॉपिक जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, प्लस ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने लाइफ में कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, बच्चों के साथ हमारा मिलना जुलना होगा। तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कैसे पॉवर्टी, कास्ट और जेंडर इफ़ेक्ट करता है, उनकी डेवलपमेंट पे कैसे असर करता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल इन कैरेक्टर है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम उसको एक नज़रिए से नहीं देख सकते, चाइल्ड डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है कैरेक्टर में, और इसको हम अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग पाथवेज में डिवाइड कर सकते हैं इस डेवलपमेंट को। जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट फिजिकल मोटर डेवलपमेंट हो सकता है, कॉग्निटिव डोमेन में हो सकता है, या फिर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में हो सकता है। और अगर एक भी डोमेन में या एक भी पाथवे में कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो उसका कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट दूसरे डोमेन्स में या दूसरे पाथवेज में भी दिख सकता है। तो फर्स्ट जो पैरा है हमारा इंट्रोडक्शन, उससे हमने क्या सीखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है कैरेक्टर में, और ये जो मल्टी चाइल्ड डेवलपमेंट है ये अलग अलग डोमेन्स में डिवाइडेड है: फिजिकल मोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और इमोशनल एंड सोशल डोमेन। और अगर एक भी डोमेन में कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट दूसरे डोमेन्स में भी हो सकता है। अब ये जो चिल्ड्रंस का सर्वाइवल और डेवलपमेंट है ना, ये शेप्ड होता है बाय देयर एक्सपीरियंस, एक्शंस एंड इंटरैक्शंस। चिल्ड्रंस सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट आर शेप्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस, actions, and interactions. For example, research data not only confirm these well established links between early childhood nutrition and cognitive outcomes in their later life, but additionally reveals similar link with between child nutrition and social and emotional outcomes such as self efficacy, self esteem and educational aspiration. रिसर्च में ये पाया गया है कि बच्चों के अर्ली लाइफ में, है ना, जो उनका न्यूट्रिशन होता है उसका इफ़ेक्ट उनके बाद में आने वाले लाइफ में कैसे कॉग्निटिव आउटकम्स उनका होता है, जो दिमागी स्तर पे जो उनका आउटकम है ना, इंटेलिजेंस, रैशनल थिंकिंग, वो सब कॉग्निटिव आउटकम पे असर पड़ता है। तो देखिए बचपन में जो न्यूट्रिशन मिला उसका कैसे असर उनके कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस और रैशनल थिंकिंग पे असर पड़ रहा है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो चाइल्ड का न्यूट्रिशन होता है उसी का असर हम उनके इमोशनल और सोशल आउटकम पे भी देख सकते हैं कि उनके अंदर की क्या सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ एस्टीम कैसा है, एजुकेशनल एस्पिरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज पोवर्टी, इंटरप्ले ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी का क्या प्ले है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे? पोवर्टी जो है ना, ये बच्चे के ऊपर डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही बुरा असर करता है बच्चे पे या किसी भी इंसान पे। ठीक है, वेल एंड देयर वेल बीइंग। इट अंडरमाइंस द एफर्ट्स टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट एज enshrined in the constitution. Poverty manifests itself in shortage of food, clothing, shelter and general access to basic social services. Poverty erodes the opportunities for children to attend school, always seen as the gateway for exciting the poverty cycle. अब देखो पोवर्टी जो है उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है बच्चे पे। ये बच्चे का जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स जो है बच्चे का, वो भी उससे छीन लेता है, वो भी उसको नहीं पता होता है पोवर्टी की वजह से। पोवर्टी जो है इसका मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर और इवन बेसिक सोशल सर्विसेज। पोवर्टी जो है वो इरोड कर देता है अपॉर्चुनिटीज़, जो बच्चों को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है उसको भी मिटा देता है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी। इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी के हिसाब से व्हाट इज़ पोवर्टी? पोवर्टी मतलब इज टिपिकली बेस्ड ऑन इनकम मेजर्स।
with the absolute poverty line calculated as the food expenditure necessary to meet dietary recommendations, supplemented by a small allowance for नॉन फूड गुड्स. तो ये जो इकोनॉमिक डेफिनेशन हम देखें पॉवर्टी का, तो ये बेस्ड है किस पे, इकोनॉमिक मेजर्स पे, विथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, जो कि कैलकुलेट होता है एज फूड एक्सपेंडिचर जो भी नेसेसरी है टू मीट डाइटरी रिकमेंडेशन एंड सप्लीमेंटेड बाय अ स्मॉल अलाउंस फॉर नॉन फूड. ठीक है. पुअर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि मटेरियल असेट नहीं होना या हेल्थ नहीं होना, इसका मतलब ये भी है कि कैपेबिलिटीज़ जैसे कि सोशल बिलोंगिंग, कल्चरल आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये सब की भी कमी रहती है. अकॉर्डिंग टू सेन के हिसाब से पॉवर्टी का मतलब होता है कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉवर्टी का कैसे चाइल्ड के डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो देखो, रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे पॉवर्टी में पले पोसे रहते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है नेगेटिव आउटकम आने का जन्म से ही, जो कि उनके लंबे समय तक चल सकता है. और ये जो नेगेटिव आउटकम है ना, ये एसोसिएटेड है लॉन्ग टर्म पॉवर्टी के वजह से या पॉवर्टी इन चाइल्डहुड के वजह से. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे पॉवर्टी जो है वो बच्चे के तीनों डोमेन, कौन से डोमेन, फिजिकल मोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और इमोशनल एंड सोशल डोमेन को इम्पैक्ट करता है. तो पहला डोमेन है उनका कॉग्निटिव डोमेन. एजुकेशनल अचीवमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कैसे पॉवर्टी इफेक्ट करता है. तो रिसर्च की स्टडीज़ ने ये देखा है कि पॉवर्टी का लार्ज और कंसिस्टेंट एसोसिएशन है नेगेटिव एकेडमिक आउटकम से. पॉवर्टी जो है वो लिंक है टू अ ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ अडोलसेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल. तो नेगेटिव आउटकम, एकेडमिक आउटकम और ड्रॉपिंग आउट ऑफ हाई स्कूल, ये पॉवर्टी की वजह से कॉग्निटिव डोमेन जो है वहाँ पे असर पड़ता है. अब क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एकेडमिक आउटकम नेगेटिव है और ड्रॉपिंग ऑफ हाई स्कूल है. तो उसके रीज़न है कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स पुअर, जो पेरेंट्स जो हैं वो पॉवर्टी में रहे हैं और पॉवर्टी की वजह से वो ज़्यादा खुद का एजुकेशन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो लेस कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग बच्चों को दे पाते हैं. मतलब बच्चों के साथ वो उस रैशनल थिंकिंग के साथ हैंडल उनको नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से सीवियर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के कॉग्निटिव और एकेडमिक अटेनमेंट पे. ठीक है. और ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये ज़्यादा स्कूल भी नहीं गए रहते हैं, और इवन ये जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जा पाते, लैक ऑफ रिसोर्सेज रहता है इनके पास, इस वजह से भी इनके ऊपर असर पड़ता है. ठीक है. देखते हैं, पुअर चिल्ड्रन रेज्ड बाय पेरेंट्स हु हैव कंप्लीटेड फ्यूअर who have completed fewer years of education and to grow up in households that are less cognitively stimulating can have a severe negative effect on children cognitive and academic attainment. They are also more likely to attend school that lack the resources. और ये बच्चे ऐसे स्कूल अटेंड करते हैं जहाँ पे रिसोर्स, साधन तो है ही नहीं. And rigor of school in more prosperous neighborhoods. Moreover, emerging research is finding that socio-economic status affects neurocognitive brain functioning. रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब अमीर गरीब ये सब, वो कैसे हमारे दिमाग को, न्यूरो कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है. दीज स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट, इस स्टडी में ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है फैमिली में पॉवर्टी होने की वजह से, और ये चीज़ बच्चे का जो मेमोरी वर्किंग है उसको भी इफ़ेक्ट करता है. पुअरर हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर ड्यू टू पॉवर्टी अल्सो अंडरमाइन एजुकेशनल अचीवमेंट. उनका हेल्थ भी जो है वो पुअर रहता है, सोशल बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहता है, इस वजह से जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो उसको अचीव नहीं कर पाते. Children living below the poverty threshold are likely to experience more learning disabilities and developmental delay than non-poor children. Many research studies have revealed that poorer children scored between 6 and 13 points lower on various standardized tests of IQ, verbal ability, achievements, providing a clear indication that
poverty has a direct impact on various cognitive development or cognitive abilities. Effect of poverty on children's cognitive development occur quite early in the life of the child. अब देखते हैं कि पोवर्टी का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे क्या असर होता है। देखो, पोवर्टी जो है वो रिलेटेड है चिल्ड्रन के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे। चिल्ड्रन जो पोवर्टी में रहते हैं, इन पोवर्टी हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिस्प्लेइंग बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स सच एज डिसओबीडियंस, impulsiveness, and difficulty getting along with peers. Children in poverty display fewer positive behaviors such as compliance, meeting the set norms and standards, than their peers who have not experienced poverty. Poverty is also associated with a higher risk for teens, childbearing, less positive peer relations, and lower self esteem compared with children who have never experienced poverty. Research has proved that long term poverty is associated with children's inner feelings of anxiety, unhappiness, and dependence, while current poverty is associated with disobedience and aggression. देखो, अब poverty का क्या असर पड़ता है सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे। पहले तो बच्चे का बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम, जैसे कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डिसोबीडियंस रहेगा बच्चों से, इम्पल्सिवनेस, बात बात पे एकदम गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, है ना, और अपने अच्छे दोस्त नहीं बना पाना, ये सारी चीज़ें हो जाती। बहुत कम पॉजिटिव बिहेवियर देखने मिलता है ऐसे बच्चों के अंदर पोवर्टी के वजह से, और उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी पोवर्टी नहीं देखी। और पोवर्टी की वजह से बच्चों में एनजाइटी, अनहैप्पीनेस, डिपेंडेंस हो जाता है, और पोवर्टी जो है डिसओबीडियंस और एग्रेशन बहुत ज़्यादा लेकर आता है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई दिस? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पुअर चिल्ड्रन आर इन मेनी केसेस likely to be raised by single parents, and perhaps related to this, to live in households where there is less parental supervisions and more parental distress. Research finds that poor children are more likely to experience frequent moves and change in family structures than more affluent children. Therefore, children with such turbulent lives are more likely to have negative social and emotional outcomes than children whose life are relatively stable. देखो, अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसे बच्चे जो पोवर्टी के हैं वो लोग, उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे असर क्यों पड़ता है, डिसोबीडियंस क्यों होते हैं, एग्रेशन, एनजाइटी, अनहैप्पी, ऐसे सब क्यों होता है? तो रीज़न है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके ऊपर सही पेरेंटल सुपरविजन नहीं रखते, और पेरेंट्स के पेरेंटल डिस्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव चेंज होती रहती है, नेगेटिव सोशल और इमोशनल आउटकम इस वजह से बच्चे में दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्यों ऐसा होता है। तो बिकॉज चिल्ड्रन इन लोअर इनकम फैमिली एंड नेबरहुड हैव मे बी लेस लाइकली देन चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन more economically comfortable circumstances to be exposed to positive social norms in their lives and neighborhoods। मतलब ऐसे बच्चे जो लो इनकम फैमिली में हैं तो वो उनके जो नेबरहुड भी हैं वो भी कैसे होंगे, लोअर इनकम वाले ही होंगे, और नेगेटिव सोशल एनवायरनमेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। पेरेंट्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट लोअर लेवल ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस टू देयर चिल्ड्रन, यूज मोर फ्रीक्वेंट फिजिकल पनिशमेंट एंड प्रोवाइड लोअर क्वालिटी ऑफ होम एनवायरनमेंट विच रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्टेड सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, पोवर्टी वाले जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, और फिज़िकल पनिशमेंट मतलब मारना पीटना वो सब करते हैं, और होम क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से बच्चे का सोशल और इमोशनल बिहेवियर पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ओवरऑल poor children may be less likely to have the kinds of buffers in their lives that can protect them from negative influence.
This may be because poverty appears to inhibit families' ability to achieve social control and consequently increase the likelihood of adolescent delinquency. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो जो है अपने लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस से जल्दी बच नहीं पाते और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर ही वैसी है, सोशल कंट्रोल वैसा है। और बड़े होने के बाद एडोलसेंस में आने के बाद वो डेलिकेंसी मतलब क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब पोवर्टी का फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। अब स्टार्टिंग में हमने देखा पोवर्टी का कॉग्निटिव पे क्या असर पड़ता है, तो हमने देखा कि नेगेटिव एकेडमिक आउटकम और हाई स्कूल में ड्रॉप आउट्स। फिर हमने देखा कि सोशल और इमोशन में क्या इफेक्ट पड़ता है पोवर्टी का, तो उसमें हमने देखा कि कैसे बच्चा है जो है वो डिसओबीडियंस हो जाता है ना, और इम्पल्सिवनेस हो जाता है। अब हम देखेंगे पोवर्टी का फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो नेशनल डेटा इंडिकेट करता है कि जो पुअर हेल्थ आउटकम्स है वो प्रिविलेंट होता है, ज़्यादातर देखा जाता है पुअर चिल्ड्रन में फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड। National data indicate that poor health outcomes are more prevalent among poor children from birth onward. For example, poor children are more likely to be of low birth weight and to die in the first month of life than children who are not born into poverty. Infants living in poor households are more likely to experience food insecurity. Insecurity includes not having enough to eat, having a diet that is inadequate, and having parents who worry about being able to afford the amount and the type of food that a household needs. In addition, children who are poor are at greater risk of experiencing accidents and injuries than children who are not living in poverty. तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट पे पोवर्टी का क्या असर है। सबसे पहला कि जो बच्चे पोवर्टी वाले रहते हैं वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत कम वज़न होता है और जल्दी पहले मंथ लाइफ के पहले ही मंथ में बहुत सारे लोग डाई भी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पोवर्टी में बॉर्न नहीं हुए हैं। अब ऐसे इन्फेंट जो पुअर फैमिली हाउस होल्ड में रहते हैं उनको फूड इनसिक्योरिटी भी रहता है, खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है, इनफ खाने के लिए नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है और कौन से टाइप का खाना खाना वो भी प्रॉपर नहीं है। और ऐसे बच्चे जो पुअर फैमिली में थे उनका एक्सीडेंट और इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च में फाइंड किया है, रिसर्च फाइंड्स that experiencing poor nutritional status during the first 3 years of life has severe impact on the development of motor skills among children. Childhood poverty is also related to age normed growth process, delayed physical development and have chronic health इश्यूज़ लाइक अस्थमा एंड अनीमिया। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जन्म के पहले 3 साल जो होते हैं अगर उसमें कुछ खाने पीने में या फिर कुछ भी असर हुआ तो उसकी वजह से जो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बच्चे पोवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एज नॉर्म्ड ग्रोथ प्रोसेस, जिनका फिजिकल डेवलपमेंट डिले हो सकता है, क्रोनिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा और अनीमिया। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पुअर चिल्ड्रन आर डिसप्रपोर्शनली एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मैटरनल डिप्रेशन, parental substance abuse, trauma and abuse, violent crimes, divorce and low quality child care। जो ऐसे बच्चों के साथ क्यों होता है? क्योंकि उनका एनवायरमेंटल अच्छा नहीं होता, खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिलता, मम्मी भी डिप्रेशन में रहती है, पेरेंटल अब्यूज़, ट्रॉमा अब्यूज़, वायलेंट क्राइम, डाइवोर्स, लो क्वालिटी का चाइल्ड केयर। पुअर फैमिलीज आर मोर लाइकली टू लिव इन स्टैंडर्ड हाउसिंग दैट में लीड टू मैनी अदर हेल्थ हजार्ड। They are also more likely to live in disadvantaged neighborhoods that are not safe, that provide fewer positive models of people who exhibit healthy behavior, and that have fewer stores that sell healthy food।
तो हमारे नेबर मतलब वो जो पुअर फैमिली वाले हैं उनके नेबर भी कैसे रहते हैं, वो भी हेल्दी बिहेवियर नहीं शो करते हैं। और बहुत ऐसे कम स्टोर्स मिलते हैं जो हेल्दी फूड सेल करें इन पुअर कम्युनिटी। ठीक है, अब इससे क्या एन इम्पॉर्टेंट केवियट फ्रॉम ये जो भी पूरा हमने पढ़ा, पोवर्टी क्या है, फिर पोवर्टी के डेफिनेशंस, पोवर्टी का कॉग्निटिव डोमेन में क्या असर है, फिर सोशल और इमोशनल डोमेन में क्या असर है, और फिजिकल डोमेन में क्या असर है। अब यहाँ से हम लोग क्या इम्पोर्टेंट केवियट क्या निकाल सकते हैं, व्हेन पेरेंट्स आर पुअर दे आर मोर लाइकली टू हैव एडिशनल डिसएडवांटेजेस सच एज लो लेवल ऑफ एजुकेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स। तो ये हमने कवर किया हमारा फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का, पोवर्टी का इम्पैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे और फिजिकल डेवलपमेंट पे। अब सेम चीज़ हम देखेंगे कास्ट से रिलेटेड कि कास्ट का क्या असर पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे और फिजिकल डेवलपमेंट पे। Now let's see the introduction of caste. Caste system is a system of defining class or assigning status to individuals from the time of birth. In India, the caste system is mainly profession based. India has a victim of caste system since ages. More than 200 million people in India are vulnerable to discrimination, exploitation, and violence simply because of caste into which they were born. जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ये एक सिस्टम है कि हम किसी लोग को क्लास डिफाइन करते हैं या स्टेटस देते हैं जन्म के बाद। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो प्रोफेशन बेस्ड होता था मेनली, और ये बहुत पुराने समय से ऐसे चलता आ रहा है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ भेदभाव, उनके साथ अत्याचार, वॉयलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कास्ट के नाम पे किया जाता है। नाउ हियर इज सम देयर इज वन केस स्टडीज, सम केस स्टडीज आर गिवन हियर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये नहीं लिखना। हाँ, कास्ट सिस्टम का डेफिनेशन, those who are beneath the entire caste system and are therefore literally outcast as well as untouchables call them slaves, dalits. The word dalit, meaning broken or ground down, is used by outcast people themselves to describe at the same time their oppression and their identity. They are the non people, the ones that all belonging to the Varnas, Brahmins, Kshatriya, Vaishyas, and Sudras, can content themselves with being above. तो ये जो कास्ट सिस्टम है इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि ऐसे लोग जो एकदम नीचे हैं, बिलो है, बीनीथ है एंटायर कास्ट सिस्टम के, जो कास्ट सिस्टम है एग्जिस्ट करता है उसके भी नीचे ये लोग बीनीथ हैं, और इन्हें हम आउटकास्ट बोल सकते हैं, अनटचेबल्स बोल सकते हैं, और ये खुद को दलित्स भी बुलाते थे। अब ये जो शब्द है दलित, इसका मतलब होता है ब्रोकन या फिर ग्राउंड डाउन। ये यूज़ किया जाता था आउटकास्ट पीपल के द्वारा अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने ऑपरेशन को और अपने आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ये अपने आप को नॉन पीपल, और नॉन पीपल मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास इन चारों में नहीं इंक्लूड होते, इन और किसी और में अगर आते हैं तो उन्हें हम नॉन पीपल ऐसे बोलते थे। ये है डेफिनेशन कास्ट सिस्टम का, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ लेट्स सी द कि कास्ट सिस्टम का कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला, राइट टू एजुकेशन। The right to education free from discrimination is not secured for Dalit children. 99% of Dalit students are enrolled in government school that lack basic infrastructure, classroom, teachers, teaching aids. Dalit children face continued hurdles and abuse from teachers and fellow non-Dalit students, including through segregation both in classrooms and in the provision of midday meals. Dalit school children also face discrimination and discouragement from higher caste community members who perceive education for Dalits as both
अ वेस्ट एंड अ थ्रेट। तो मतलब क्या है कि जो दलित होते हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है दलित चिल्ड्रन के साथ। 99% दलित के बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, इनरोल करते हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं होता, क्लासरूम, टीचर्स और टीचिंग एड्स कुछ भी नहीं अच्छे होते। और दलित चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स फेस करते थे टीचर्स के साथ, और जो ऐसे बच्चे जो नॉन दलित स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे। इवन क्लासरूम में भी और मिड डे मील खाने में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। एडिशनली Dalit children are often subjected to corporal punishment by their teacher. Teachers have been known to declare that Dalit people cannot learn unless they are beaten. मतलब जब तक वो मार नहीं खाएंगे तब तक वो लर्न नहीं कर सकते, ऐसा टीचर्स ने बोलते थे। Dalit labor pattern, migratory and child labor are also adversely affect access to education. A combination of these factors result in low enrollment, high dropouts, and low literacy rates for Dalit students. Dalit children are denied equal access to good schools and stimulating intellectual environment both in schools and at home, resulting in distorted and delayed cognitive development. Example: low IQ, aptitude and scientific work, good decision making, critical thinking, and get involved into menial jobs simply to earn their livelihood. तो ये सारे असर पड़ते थे कास्ट के उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नाउ लेट्स सी द फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है कास्ट का। तो जो दलित चिल्ड्रन थे ना, डू नॉट रेगुलर वाटर फैसिलिटीज इन विलेज एंड स्कूल एज वेल। As a result of segregation in water facilities, more than 20% of Dalit do not have access to safe drinking water and sanitation. Dalits are often refused admission to hospitals or access to health care and treatment in violation of their rights to the highest attainable standard of health and social service. Dalits, in a number of cases, those who are admitted receive discriminatory treatment. In addition, center caste based occupation that Dalit children are made to perform, such as manual scavenging and forced prostitution, frequently expose these children to serious and sometimes fatal हेल्थ हज़ार्ड। अब फिज़िकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, देखो पीने जो साफ़ पानी पीने की फैसिलिटी वो अवेलेबल नहीं होती थी, सेफ ड्रिंकिंग नहीं था, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन ये सब अवेलेबल नहीं था, और हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, मतलब उनको अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम, और इवन उनसे ज़बरदस्ती ऐसे काम कराए जाते थे वैसे बच्चों से कि फ्रोस्ट और जो फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, स्कैवेंजिंग, ये सारे। Manual scavengers are routinely exposed to both human and animal waste without protection of masks, uniforms, gloves, shoes, appropriate buckets, and mops. These have severe repercussion for their health. The majority of scavengers suffers from anemia, diarrhea, and vomiting. Dalit children are vulnerable to trafficking and the worst forms of child labor in these and other areas. Various reports and studies have identified bonded child labor in a number of occupations, including agriculture, bricks, kilns, stone quarries, carpet weaving, बीड़ी, cigarette rolling, production of silk सारी, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों को लेके जाके काम कराते थे ऐसी सारी इंडस्ट्रीज़ में। Production of silver jewelries, gem cutting, diamond cutting, manufacture of leather products in circus, fisheries, shops, and tailoring establishment, and domestic work. These children do work nearly 12 hours a day, 12 घंटे काम करते थे. As a result of such poor and hazardous working conditions, the children suffer severe health problems and disease. More than 54% of their children are malnourished. This leads to various health and nutritional issues in children, which is directly visible when it comes to early pregnancy, infant child death, delayed developments, and various physical deformities. Now let's see some social and cultural development.
कास्ट की वजह से सम सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सो अनटचेबिलिटी एट पीक विच लीड्स टू इनइक्वालिटी, अनडेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अराउंड, इंक्रीज गैप बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट पीपल, एंड टोटल सोशल एक्सक्लूजन. Now, what is total social exclusion? As a result of social exclusion, the livelihood of children is affected, which can be seen such as increase in rate of poverty, health, and others. Due to social exclusion, these children are denied the rights and opportunities which the majority enjoy, resulting in the inability of individuals from excluded groups to participate in the basic political, economic, and social functioning of the society, thereby causing high human poverty and deprivation among them. इसका मतलब क्या है टोटल सोशल एक्सक्लूजन में, कि पूरी तरीके से सोसाइटी से एकदम अलग. इसमें क्या होता है, जो जो लो कास्ट के बच्चे या दलित वाले जो बच्चे हैं या पोवर्टी वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था उन पोवर्टी में, हेल्थ में और अदर चीज़ों में. सोशल एक्सक्लूजन की वजह से बच्चों को उनका हक भी नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी, और पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया था कि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फंक्शन है जो होता है सोसाइटी में, उसमें पार्ट नहीं लेंगे, जिस वजह से उनके उनके जो बच्चों में है पोवर्टी और डेप्रिवेशन आ गया था. तो ये है टोटल सोशल एक्सक्लूजन. नाउ अब इसका क्या रिजल्ट होता था, क्या असर होता था कास्ट सिस्टम का? तो पुअर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, हैव नो एम्पैथी टूवर्ड्स अदर. दूसरों की, अब इनके तरफ अगर किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, एम्पैथी नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई, तो ये भी क्यों दिखाएंगे? मतलब उनके अंदर ऐसी धारणा बन जाएगी ना, हैव नो एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स. फेल टू मैनेज देयर फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो अपना फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट मैनेज करना नहीं हो पाता. नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता. अग्रेशन, इन्वॉल्विंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़, क्राइम्स एट्सेट्रा. ओके, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे कास्ट सिस्टम का फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कास्ट का. ठीक है, नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट या फिर इंटरप्ले ऑफ जेंडर. जेंडर की वजह से क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन. डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, शेम ऑन यू, यू वर आउट परफॉर्म बाय अ गर्ल. डोंट सिट एट होम लाइक अ गर्ल, गो एंड प्ले. ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, लड़कियों की तरह मत रहो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, छी छी लड़की से हार गए, लड़की की तरह घर पे मत बैठो, जाओ खेलो. ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ना, ये एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं हो सकते. बहुत कॉमन है ये सेंटेंस सारे, और ये क्या करते हैं, एक लड़के के माइंड में डालते हैं कि भाई तुम लड़कियों से सुपीरियर हो और तुम्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है. द स्टेटमेंट्स आर एंडलेस बट ऑल ऑफ देम हैव अ कॉमन एंड, दैट इज़ टू इंस्टिल विद इन द साइक ऑफ अ बॉय चाइल्ड हाउ ही इज़ एंड always will be superior to a girl. Now, gender discrimination. Gender discrimination defined as gender differentiation is socially defined and continues from cradle to grave. ये जो gender discrimination, differentiation है ना, ये बच्चे के पालने से लेके उसके grave तक जाता है. It is more in rural than in urban areas. So heavy is the weight of discrimination that it tips the scale of survival against her. It has been estimated that every sixth female death is due to gender bias. हर छठी लड़की का मौत सिर्फ जेंडर बायस की वजह से होती है. Now let's see definition. Gender discrimination means is prejudice or discrimination based on person's sex or gender. Gender discrimination, gender-based discrimination against female children are pervasive across the world. पूरे वर्ल्ड में ये चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में. It is seen in all the strata of society, manifest in various forms. As per the literature, female child has been treated inferior to male child, and this is deeply engraved in the mind of the female child. ये जो भेदभाव वाली क्वालिटी ना औरतों के भी माइंड में बैठा है कि हाँ हम तो कमज़ोर हैं, हम कम हैं, ऐसा. These are the indicators of a woman's status of welfare. In India,
Irrespective of the caste, creed, religion, and social status, the overall status of a woman is lower than men, and therefore a male child is preferred over a female child. A male child is considered a blessing and his birth is celebrated, as opposed to a female child where her birth is not celebrated and is considered more of a burden. Discrimination against girls and women in the developing world is a devastating reality. Tragically, female children are most defenseless against the trauma of gender discrimination. चलिए देखते हैं कि कैसे ये जेंडर जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट पे असर करता है. Evidence shows that girls are given less food and health care than boys. Especially in many parts of India, girls are breastfed for shorter period, given less medical attention, fewer consultations and visit to the doctor, and are often taken very late to the hospital in an emergency. It is a regular practice to breastfeed girls for a shorter time than boys so that women can try to get pregnant again with a boy as soon as possible. As a result, girls miss out on life giving nutrition during a crucial window of their development, which stunts their growth and weakens their resistance to disease. मतलब क्या है कि देखो जेंडर जो कास्ट है ना, ये कैसे बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट पे असर करता है. तो जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादातर कम खाना दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉय, या फिर लड़कियों को ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीड मतलब दूध नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि वो अब अपना ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि लड़की पैदा हो गई है, अब तो दूसरा लड़का चाहिए ना, दूसरा बच्चा चाहिए ताकि लड़का हो सके. तो इसके लिए बच्चों को कम, लड़कियों को कम समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है. Miller called this as an extended infanticide. Miller called this as an extended infanticide since life sustaining necessities like food, nutrition, and healthcare are denied to the female child. Female children are given less food, both in quality and quantity, and therefore are undernourished compared to male children. This in turn leads to health issues like anemia, life threatening disease like TB, various disabilities, and retardation of growth and development. A popular Telugu saying from Andhra Pradesh says, bringing up a daughter is like a watering a plant in another courtyard. Due to this understanding, she is considered a liability and outside commodity and is deprived of good food and nutrition. तो मिलर के हिसाब से ये एक एक्सटेंडेड इन्फेंटिसाइड है, मतलब बच्चे को मारने, हत्या, जो हत्या करते हैं ना बच्चों की, वो इन्फेंटिसाइड है, क्योंकि लड़कियों को बराबर से खाना नहीं दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया, टीबी और ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिटार्डेशन हो सकता है. आंध्र प्रदेश का एक फेमस सेइंग है जिसमें कहते हैं कि लड़कियों को पालना पोसना मतलब दूसरे के घर के पौधे को पानी देने के बराबर है. तो बस यही सोच के वजह से लोग जो है लड़कियों को बोझ मानते हैं. वो सोचते हैं कि ये तो दूसरे के घर पे जाने वाली है, इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. इस वजह से उनके फिज़िकल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है. नाउ लेट्स सी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेंडर का इफ़ेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ता है. The female child in India is often deprived from her right of an education. The number of girls dropping out of school far exceed the boys. Nearly 80% of the girls drop out from standards 1 to 5th. Out of 100 girls that enroll in the first year of school, only 42 reach class 5. A girl is likely to work from before daybreak until the light drains away. She walks barefoot along distance several times a day carrying heavy buckets of water, most likely polluted, just to keep her family alive. She cleans, gathers fuels, tends to the field, baths her younger siblings, and prepare meals until she sits down to her own.
आफ्टर ऑल द मेन इन द फैमिली हैव ईटन। अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कैसे असर पड़ता है जेंडर का। जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर तो उनको अपने पढ़ाई का हक मिलता ही नहीं है, राइट टू एजुकेशन मिलता ही नहीं है। और अगर कभी वो स्कूल चले भी गए, तो अगर 100 लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो पाँचवीं तक जाते जाते सिर्फ 42 गर्ल्स ही पाँचवीं क्लास तक पहुंच पाती हैं। 80% गर्ल्स का ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से। और जो लड़कियां हैं उनको दिन शुरू होने से पहले ही अपना दिन शुरू करना पड़ता है। मतलब लाइट आई नहीं, सूरज निकला नहीं, उसके पहले से ही अपना दिन की शुरुआत करना पड़ता है। उसको पैदल चल के मीलों लंबे समय तक चल के पानी भर के लाना, फिर उसको साफ़ करना, फ्यूल जमा करना, खेत में जाना, छोटे भाई बहनों को नहलाना, उनको उनका ख्याल रखना, खाना बनाना, फिर सब घर के आदमी जब खाना खा लेंगे फिर जाके लास्ट में अपना थोड़ा खाना। इन सब का असर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे असर करता है। ज़्यादातर फैमिली तो मॉडर्न अप्लाइंसेस जो है ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, जैसे कि मिक्सर हो गया मसाला पीसने के लिए। तो वो लड़कियों को हैवी रॉक्स जो होते हैं, लोढ़ा और सिल जिसको हम लोग बोलते हैं, सिलबट्टा, उस पे ही मसाला पीसना पड़ता है। अब छोटी छोटी बच्चियाँ अपने हाथों से वो मसाला पीसेंगी, आटा सानेंगी, खाना बनाएंगी। तो वो सबसे क्या होगा, एक तो टाइम तो चला जाएगा, स्कूल जाने का पढ़ने लिखने का टाइम तो चला ही जाएगा, इवन वो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं और फिर अगला दिन आ भी जाता है काम करने के लिए। Most families cannot afford modern appliances, so her task must be done by hand, crushing corn into meal with heavy rocks, scrubbing laundry against rough stones, kneading bread, and cooking over a blistering open fire. There is no time left in a day to learn to read and write or to play with friends. She collapsed, exhausted each night, ready to wake up the next morning to start another long workday, increase anxiety. Therefore, no positive growth and development is seen in the domain of cognition. No opportunities are provided to nurture the cognitive abilities of girls' child, resulting in impaired cognitive abilities like lower IQs, various disabilities, mental retardation, attention deficit, deficit in understanding, wrong perception, weak memory power, improper language development, and decision making abilities. Now, let's see what is the impact of gender on social and cultural development. गर्ल्स इन एवरी सोसाइटी आर वल्नरेबल टू अब्यूज़। हर सोसाइटी में गर्ल्स को अब्यूज़ का सामना तो करना ही पड़ता है। बट द थ्रेट इज़ मोर सीवियर फॉर गर्ल्स हु लिव इन सोसाइटीज़ वेयर गर्ल्स राइट्स मीन्स प्रैक्टिकली नथिंग। मतलब उस जगह पे गर्ल्स को और भी खतरा है जहाँ पे लड़कियों का हक मतलब कुछ भी नहीं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेप and violent attacks against a girl child in the developing world is alarming. In some cultures, the physical and psychological trauma of rape is compounded by an additional stigma. Family commit honor killing to salvage their reputation. अपने reputation को बचाने के लिए family खुद अपने बच्ची को मार देते हैं. Appallingly, this disobedience include rape. In 1999, a 16-year-old mentally handicapped girl in Pakistan who had been raped was brought before her tribe judicial council. Although she was the victim and her attacker had been arrested, the council decided she had brought shame to the tribe and ordered her public execution. Some families decided it's more lucrative to send their daughter to a nearby town or city to get job that usually involve hard labor and little pay. That desperate need for income leaves girl easy to prey to sex traffickers. The girls who are forced into prostitutions to support their families often feel their burden deeply. They have exclusive social and cultural life which is not accepted by normal society. सो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पे जेंडर के। एट द एंड लेट्स सी द रिजल्ट कि क्या रिजल्ट होता है जेंडर का। Risk of death and serious diseases like HIV and AIDS, psychological trauma, unwanted pregnancies, forced abortion, abortion complication at very young age,
mental and emotional problems including nightmares, insomnia मतलब नींद नहीं आना, suicidal tendencies, difficult reintegration, depression, distressed and alienated, अपने आप को एकदम अलग अकेला फील करना, loss of confidence, lower self esteem. The negative message they routinely receive can influence their sense of worth, leading to feelings of self blame. So, psychological abuse associated with ongoing threats, isolations, and witnessing the abuse of others negatively affects self concept, personal goals, and relationships with others, and seriously jeopardize emotional well being, resulting in total social and emotional withdrawal. Children who are physically or sexually abused experience suicidal behaviors, emotional problems, and difficulties relating to their peers, developing a totally maladjust personality. देखो, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ एसोसिएटेड जो होता है थ्रेट से, आइसोलेशन से और विटनेसिंग से, अब्यूज़ करना, नेगेटिवली अफेक्ट करना, तो नेगेटिवली अफेक्ट करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को, उनके पर्सनल गोल को, रिलेशनशिप दूसरों के साथ और उनके इमोशनल के साथ गेम्स खेलना, वो उसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, उन एक्सपीरियंस क्या रहता है, वैसे बच्चों का सुसाइडल बिहेवियर होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं और अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिफ़िकल्टी होती है उनको रिलेशनशिप बनाने में। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जेंडर एंड कास्ट। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्वेता त्रिपाठी चैनल। थैंक you so much for watching my videos. Thank you.